अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग फॉर्मल मेथड्स को स्टार्ट करेंगे। हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि हम लोग फॉर्मल मेथड्स क्यों यूज़ करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और एक्चुअल में फॉर्मल मेथड्स है क्या। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि जैसे हमारे पास नॉर्मल लाइफ में अगर फॉर एग्जांपल मुझे कुछ बनाना है, सपोज बिरयानी बनानी है, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि मैं अपनी मदर से एक रेसिपी लूँ और उसके अकॉर्डिंगली बिरयानी बनाऊँ। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे जो जो समझ में आ रहा है रेंडमली वो मैं करती जाऊँ और बिरयानी बनाऊँ, ठीक है। अब दोनों में मेरा एंड प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। बट द थिंग इज कि जब मैं अगर रेसिपी फॉलो करूँगी प्रॉपर तो उससे मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा क्वालिटी वाला होगा, यानी कि बिरयानी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो यही होता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी कि अगर हम एक सॉफ्टवेयर को सिस्टमेटिकली बनाते हैं तो वो ज़्यादा क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनता है। लेकिन अगर हम उसको एडहॉक मैनर में बना रहे हैं, यानी कि बस कुछ भी बना दिया, ना डिज़ाइनिंग की है उसकी, ना हमने सही से रिक्वायरमेंट्स ली हैं, जो बहुत हमें कस्टमर की बात समझ में आई हमने उसको इम्प्लीमेंट करके दे दिया, तो ऐसे प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी नहीं होती, ठीक है। और क्वालिटी ना होने की वजह से हमारे पास कस्टमर सेटिस्फिकेशन भी नहीं होती है, सही है। तो फॉर्मल मेथड्स अब क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बेसिकली। तो फॉर्मल मेथड्स हमें एक वे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग अपने किसी भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है। अपने सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उनके मॉडल्स बना रहे होते हैं और फिर जो हम डिस्क्रिप्शन देते हैं उसको प्रूव कर रहे होते हैं लॉजिकली कि आखिर हमने ये मॉडल क्यों बनाया। अब इसके अंदर हम लोग स्टेट बेस्ड मॉडल्स भी बनाते हैं और प्रोसेस बेस्ड मॉडल्स भी बनाते हैं। अब स्टेट बेस्ड मॉडल्स क्या होते हैं कि हम लोग इनिशियली हमारा सिस्टम इनिशियल स्टेट में है, ठीक है। फिर वो रनिंग के स्टेट में गया, उसके बाद वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ये उसकी स्टेट्स किस तरह से चेंज हो रही हैं ये हम इसके अंदर पढ़ रहे होंगे। और आगे हमारे पास एक पेट्रीनेट्स का टॉपिक होगा जिसके अंदर हम बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेट बेस्ड मॉडल्स को समझ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेस बेस्ड मॉडल्स। अब वो हम लोग क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। प्रोसेस बेस्ड मॉडल्स बेसिकली हमें फ्लो बताते हैं कि डेटा किस तरह से फ्लो करेगी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, ठीक है। ए से बी कंपोनेंट में अगर हम डेटा भेज रहे हैं तो उनके बीच क्या कनेक्शन होगा, ठीक है। और क्यों हम उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना रहे हैं, क्यों उन दोनों के बीच में हम डेटा फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। उसका रीज़न भी देना है हमें, सही है। तो फॉर्मल मेथड्स का ऑब्जेक्टिव्स यही है, ये हमें मॉडल्स हमें बनाने हैं, ठीक है। साथ साथ हमें अपने सिस्टम को डिस्क्राइब करना है, उसकी रीजनिंग करनी है और फिर अपने सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना होता है कि जो हमने बताया है कि हमारा सिस्टम अगर ये कर रहा है तो वाकई में क्या वो उस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टम स्पेसिफिकेशंस को, स्पेसिफिकेशंस का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शंस। तो उन डिस्क्रिप्शंस वगैरह को हम आगे जाके बहुत रिफाइन करेंगे ताकि वो इम्प्रूव हो, ठीक है। अब रिफाइनमेंट क्या होती है, देखो अगर हमने एक सिस्टम बनाया है, सपोज तो 2001 में हमने एक सिस्टम बनाया, अब वो हमारा 2024 के अंदर अब वो लिगेसी सिस्टम बन जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। उस टाइम टेक्नोलॉजीज़ कुछ और थी, अब टेक्नोलॉजीज़ इम्प्रूव हो गई हैं। तो अब उस सिस्टम को हम लोग 2024 में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसको हम सिस्टम को उठा के फेंक देंगे, अब न्यू सिस्टम बनाएंगे, नहीं। हम लोग उसी सिस्टम को रिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे। तो यही हम फॉर्मल मेथड्स के अंदर भी कर रहे होते हैं कि जो हमने मॉडल्स वगैरह बनाए होते हैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए, हम उनको आगे जाके रिफाइन कर रहे होते हैं ताकि हमारा एंड प्रोडक्ट और ज़्यादा क्वालिटी वाला बने। साथ साथ हम डिकम्पोजिशन कर रहे होंगे, यानी कि एक बड़े सिस्टम को हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ के उनको डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि फॉर्मल मेथड्स है क्या। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें अपने सॉफ्टवेयर को सिस्टमेटिकली बनाना होता है। तो फॉर्मल मेथड्स क्या करता है, बेसिकली हमारे सिस्टम के मैथमेटिकल मॉडल्स बना के देता है। यानी कि जो हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना अपने सिस्टम को
की उसकी मैथमेटिकल फाउंडेशन बना के हमें देता है। ठीक है, कि हम लोग ये डिस्क्रिप्शन क्यों दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं, वो हम फॉर्मल मेथड्स के अंदर देख रहे होंगे। ठीक है, बेसिकली आप इसको इस तरह से सिंपली समझ सकते हो कि फॉर्मल मेथड्स बेसिकली डील करता है हमारे सिस्टम डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, उसके बाद ना फॉर्मल मेथड्स हमें कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने सिस्टम को पहले तो क्या करेंगे, स्पेसिफाई यानी कि डिस्क्राइब करेंगे सिस्टम को, उसके बाद अपने सिस्टम को डेवलप करेंगे एंड देन डेवलपमेंट के बाद उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या हमारा सिस्टम जिस जो फंक्शनैलिटीज़ हमारा कस्टमर चाहता है वो हमारे सिस्टम के अंदर है नहीं है, हमारा सिस्टम स्पेसिफिकेशन से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, या फिर हमारे सिस्टम के अंदर कोई बग तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो हमारा टेस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम फॉर्मल मेथड्स के फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके अपने सिस्टम को स्पेसिफाई करेंगे, डेवलप करेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉर्मल मेथड की डेफिनेशन है। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो, जैसे जैसे ना आप किसी सिस्टम की डिस्क्रिप्शन ज़्यादा दोगे, डिटेल में दोगे और मैथमेटिकली दोगे, वो उतना ज़्यादा सिस्टम फॉर्मल कहलाता है, और जितना आप कम डिस्क्रिप्शन दोगे वो उतना इनफॉर्मल कहलाता है। अब इसका एग्जांपल आप नॉर्मल लाइफ में ड्रेसिंग से ले सकते हो। किस फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने 3 पीस सूट पहना हुआ है, तो हम कहेंगे भाई ये फॉर्मली ड्रेस्ड है। लेकिन अगर उसने कोट नहीं पहना, जस्ट शर्ट एंड पैंट्स पहनी हुई है, तो हम कहते हैं भाई ये सेमी फॉर्मल है। लेकिन सिमिलरली अगर किसी ने बिल्कुल कैजुअल वेयर पहना हुआ है, यानी कि ढीला ढाला सा कुछ कपड़े पहने हुए हैं, तो हम कहेंगे ये कैजुअल वेयर है, मतलब इनफॉर्मल है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी होता है, जितनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपने ऐड की होगी उतना ज़्यादा वो फॉर्मल होता है। ठीक है, फिर सेमी फॉर्मल आता है जब आप थोड़ी डिस्क्रिप्शन कम कर देते हो। जब आप डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ही थोड़ी देते हो या ना देते हो तो वो सिस्टम इनफॉर्मल कहलाता है। ठीक है, अब हमारे सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस और करेक्टनेस होना बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ें हैं क्या? अब करेक्टनेस क्या होता है? करेक्टनेस बेसिकली हम अपने सिस्टम के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स हमें दी गई हैं, वो सारी अगर फुलफिल हो रही हैं तो उसको हम कह रहे हैं करेक्टनेस। ठीक है, फिर कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मकसद ये होता है कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हमें गिवन है वो कोई भी रिक्वायरमेंट एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर एक रिक्वायरमेंट को हम अचीव करेंगे तो दूसरी जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाए, ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए। कोई भी रिक्वायरमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। अब उसके बाद ना हम अपने जो फॉर्मल मेथड है उसको यूज़ करते हैं अपने जो सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए एंड देन उसको वेरीफाई करने के लिए। अब आखिर फॉर्मल मेथड्स की ज़रूरत पेश क्यों आई, इसकी हिस्ट्री क्या है? अब इसकी हिस्ट्री में ना कुछ बग्स गिवन है जिसमें से मैं एक दो को डिफाइन कर लेती हूँ। तो पहला है हमारे पास थेराक 25। तो थेराक 25 एक मशीन थी जो कि कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट कर रही थी। अब इट इज़ लाइक अ हार्डवेयर एसोसिएटेड विद सम सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर क्या था कि जैसे कोई अपैरेटस होगा जिस जो रेडिएशन पास कर रहा था हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके अंदर, लेकिन जो डोज आ रहा है कि रेडिएशन कितनी जानी चाहिए, कितना डोज होना चाहिए, वो एक सॉफ्टवेयर कंप्यूट कर रहा था। तो थेराक 25 के अंदर क्योंकि टेस्टिंग और डिज़ाइनिंग सही से नहीं की गई थी तो इसके सॉफ्टवेयर में बग आया। अब क्या हो रहा था कि कैलकुलेशंस ख़राब हो गई, यानी कि अगर कहीं पे किसी पेशेंट को माइल्ड कैंसर थी और उसको लाइट डोज देना था तो वो हेवी डोज प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, और अगर किसी पेशेंट की लेवल यानी कि क्रिटिकल थी तो उस पेशेंट को वो कम डोज प्रोवाइड कर रहा था। तो इस तरह की मिसकैलकुलेशन जो है थेराक 25 के अंदर हुई, जिसकी वजह से पेशेंट्स को सीवियर बर्न्स आ गए थे और काफ़ी सारे पेशेंट्स की डेथ भी हो गई थी। अब ये एक लाइफ क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डिज़ाइनिंग और टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए
फॉर्मल मेथड्स की ज़रूरत पेश आई कि हमारे पास कोई एक ऐसा तरीका हो जिससे हम अपने सॉफ्टवेयर को बिफोर उसकी डेवलपमेंट के पहले उसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग करें कि कौन सा कंपोनेंट किस कंपोनेंट से मिलेगा, किस तरह से डेटा फ्लो होगी, ठीक है, किस तरह से स्टेट्स चेंज होंगी। उसके बाद हम अपने सिस्टम को डेवलप करें एंड देन एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे हम उसको टेस्ट भी करें कि हमारा सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। देन दूसरा हमारे पास इसी तरह अटैक था जो कि AT&T से, इसके अंदर क्या हो गया था कि 1/3 ऑफ अमेरिकन नेटवर्क जो है वो डाउन हो गया था 9 घंटे के लिए। एंड ये भी हुआ था क्योंकि एक ब्रेक स्टेटमेंट की मिसप्लेसमेंट हो गई थी, यानी कि जो लूप्स के अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं उसकी मिसप्लेसमेंट की वजह से इतना बड़ा बग आ गया था और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितना ज़रूरी है अपने सिस्टम को प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे से चलाना, उसको डिज़ाइन करना एंड देन उसको टेस्ट करना आफ्टर इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन है। देन हमें बताया गया कि क्या इम्पोर्टेंस है सॉफ्टवेयर की, और आज के टाइम में ये मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ रिवोल्यूशनाइज्ड हो गई है सॉफ्टवेयर्स के आने के बाद। हर जगह पे सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक कहीं भी चले जाओ आप, बैंकिंग में चले जाओ आप, हेल्थ केयर में चले जाओ आप, एयरलाइंस के अंदर चले जाओ, जहाँ कहाँ हमारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं। अब इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स जब यूज़ हो रहे हैं हमारी लाइफ के अंदर तो उन सॉफ्टवेयर्स का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ रिलायबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब करेक्ट क्या क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल 2+2 4 होता है तो मेरे सॉफ्टवेयर को भी 4 ही रिटर्न करना चाहिए, यानी कि सही आउटपुट रिटर्न करना चाहिए। अब बैंकिंग के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पॉइंट की भी मिसप्लेसमेंट हो जाती है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास करेक्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर्स के अंदर। साथ साथ रिलायबिलिटी का मकसद क्या है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, यानी कि एक सॉफ्टवेयर को अगर हमने एक बार यूज़ किया है तो क्या हम दोबारा उसको यूज़ करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ठीक है। और उसकी मतलब हमारा सॉफ्टवेयर कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है विदाउट एनी फेल्यूर, दिस इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल एक एयरलाइन है, उसके एरोप्लेन 5 बार क्रैश हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या आप उस एयरलाइन के एरोप्लेन पे कभी ट्रेवल करना चाहोगे? नहीं, क्योंकि उसके जो जहाज़ हैं वो 5 बार क्रैश हो चुके हैं। तो अब हम ट्रस्ट नहीं कर सकते उस एयरलाइन को ना। तो दिस इज़ ऑल्सो द सेम थिंग इन आवर सॉफ्टवेयर कि हम लोग अगर कोई सॉफ्टवेयर बार-बार फेल हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कि ये रिलायबल सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि हम उसको दोबारा यूज़ नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सॉफ्टवेयर्स। तो हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर 3 चीज़ें कर रहे होते हैं आफ्टर द डेवलपमेंट। वो होती हैं टेस्टिंग, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। टेस्टिंग के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर। देन वेरिफिकेशन के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं कि जो हमने फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट किया है वो सही से किया है या नहीं किया। वैलिडेशन का मकसद ये होता है कि जो हमें कस्टमर ने बताया है करने को, क्या हमने वो किया है या नहीं किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने हमें एक रिक्वायरमेंट दे दी और हमने उसको कुछ और बना के दे दिया। अल्दो जो हमने कुछ और बना के दिया है वो भी है करेक्ट, ठीक है, लेकिन वो कस्टमर नहीं चाहता था, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड वैलिडेशन। हमें वैलिडेट करना होता है कि जो कस्टमर चाहे हम लोग उसे वही जो है ना वो प्रोवाइड करें, ठीक है। अब टेस्टिंग के अंदर हमारे पास 2 टेस्टिंग्स होती हैं, एक होती है ब्लैक बॉक्स, एक होती है वाइट बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स के अंदर हमें नहीं पता होता कि सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, यानी कि कोड क्या लिखा गया है, जस्ट हमारे पास इनपुट आती है और हम उसको आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। अब ये मोस्टली टेस्टिंग, दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग जो है मोस्टली थर्ड पार्टी टेस्टर्स कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता कि डेवलपर ने क्या लिखा है, उनके पास कुछ टेस्ट केसेस होते हैं, वो उनको रन करते हैं और फिर उसके बेसिस पे बताते हैं कि हमारा सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देन वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, हमें पता होता है कि बेसिकली हमारे सिस्टम के कोड में क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये मोस्टली डेवलपर्स खुद कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने अपना प्रोग्राम डेवलप किया है, मुझे पता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है और मैं खुद ही उसको टेस्ट कर रही हूँ। तो दिस इज कॉल्ड वाइट बॉक्स टेस्टिंग।
अब देन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम अपने सिस्टम में हर चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर सिंपली है नहीं, क्योंकि हमारे पास जो भी हमारा सिस्टम होता है उसके अंदर हम हर एक टेस्ट केस को रन नहीं कर सकते। अब इसका एग्जांपल हमारे पास इस तरह से है कि हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करें कि वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम लोग दुनिया की सारी स्ट्रिंग्स को उठा के नहीं टेस्ट कर सकते, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास और इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ ही स्ट्रिंग्स उठाएंगे और उनको टेस्ट करके हम ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस बता रहे होते हैं, सही है। अब उसके बाद एक कोड हमें प्रोवाइड किया गया है और उसमें हमसे पूछ रहा है कि इसके अंदर क्या गलती है, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है, आप कमेंट करके हमें बताएं कि इस कोड के अंदर क्या मिस्टेक है, क्या आपको इस कोड के अंदर एरर नज़र आ रही है, ठीक है। आप उस एरर को फाइंड करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इसके अंदर क्या एरर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास रिलायबिलिटी है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो रिलायबिलिटी बेसिकली यही है कि हमारा सिस्टम कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है विदाउट एनी फेल्यूर, ठीक है। तो यहाँ पे वही एक एरोप्लेन वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है वही मेंशन्ड है, ठीक है। साथ साथ अब यहाँ पे ये बता रहा है कि हम फॉर्मल मेथड्स को किस तरह से अप्लाई कर रहे होते हैं। अब फॉर्मल मेथड्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास लॉजिकल थ्योरी, दूसरा होता है हमारे पास स्ट्रक्चरिंग थ्योरी। अब लॉजिकल थ्योरी के अंदर क्या होता है, हम लोग जो भी सिस्टम की डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, हम उसके बिहाइंड रीजंस बताएंगे कि हमने क्यों ये डिस्क्रिप्शन दी है, सही। और स्ट्रक्चरिंग थ्योरी में बेसिकली हम अपने सिस्टम को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक है हमारा सिस्टम, एक है उसकी डिस्क्रिप्शन। जब आप डिस्क्रिप्शन का रीजन दोगे तो आप लॉजिकल थ्योरी पे काम कर रहे हो, जब आप सिस्टम के ऊपर उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे तो आप स्ट्रक्चरिंग थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हो। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि मॉडल क्या होता है। अब मॉडल हमारे पास कोई एक आइटम हो सकता है, एक स्ट्रक्चर हो सकता है, या कोई भी स्टाइल हो सकता है कि भाई ये हमारे एक हमने सिस्टम बनाया है, उसका इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, इसकी इस तरह से हायरार्की होगी। जैसे एक बिल्डिंग है, अब एक बिल्डिंग है तो उसका जैसे मैंने कोई नाम रख दिया, ठीक है। एक बैंक है, अब बैंक बेसिकली है क्या, वो भी तो एक बिल्डिंग ही है ना। तो एक स्ट्रक्चर होगा उसका, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे ये बैंक का एक मॉडल है, ये इसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मॉडल बेसिकली ये होता है। अब फॉर्मल मेथड्स के स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें अपने सिस्टम की डिस्क्रिप्शन देनी होती है जिसको हम स्पेसिफिकेशन बुलाते हैं। देन हमें क्या करना होता है, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बताना होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ये होता है कि आप ऊपर ऊपर से सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दे दो, बता दो कि क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, उसकी डिटेल नहीं, जस्ट ऊपर ऊपर से आपने बताना होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। अब एब्स्ट्रैक्ट मॉडल में हम लोग क्या करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या बताना होता है, हमें सिस्टम की स्टेट्स बतानी होती हैं कि सिस्टम के अंदर कितनी स्टेट्स होंगी, फिर उसका इन्वेरिएंट बताएंगे और फिर उसकी ऑपरेशंस बताएंगे जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा होगा। अब इन्वेरिएंट क्या होता है ये आगे हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। डिटेल में स्टेट्स भी आगे हम लोग देखेंगे, सही है। सिमिलरली प्री कंडीशंस और पोस्ट कंडीशंस ये भी हम लोग आगे देखेंगे और इसको अच्छी तरीके से आगे जाके हम लोग कवर कर रहे होंगे, सही है। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है मॉडल की वेरिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आप अपने सिस्टम को डिप्लॉय करोगे, डेवलप करोगे, उसके बाद उसको वेरीफाई करोगे। अब मॉडल के दो टाइप्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। मैंने पहले ही बताया एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ये होता है जिसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाते, जस्ट एक स्ट्रक्चर बता देते हैं अपने सिस्टम का, ठीक है। कंक्रीट के अंदर एक डिटेल्ड मॉडल होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक बैंक का एग्जांपल दिया, जस्ट आप उसकी एलिवेशन बता दो सिंपली कि इस तरह से बिल्डिंग होगी, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। लेकिन अगर आप उसकी एक एक डिटेल पे जाओ कि भाई देखो यहाँ पे एटीएम मशीन होगी, ठीक है, यहाँ पे मैनेजर का रूम होगा और मैनेजर का रूम किस रूम से कनेक्ट होगा, उसका दरवाज़ा कहाँ पे होगा, उसकी विंडो कहाँ पे होगी, तो ये जो है ना हमारे पास कंक्रीट मॉडल आ जाता है। देन आपके पास है फॉर्मलाइजेशन स्पेक्ट्रम। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जितना हम डिस्क्रिप्शन ज़्यादा देंगे उतना हम फॉर्मल की तरफ जाते हैं और जितनी कम देंगे तो हम लेस फॉर्मल की तरफ जाते हैं। कि अब यहाँ पे है कि अगर आपने डिस्क्रिप्शन भी दी है, उसका मैथमेटिकल प्रूफ दिया है, फिर स्पेसिफिकेशन लैंग्वेजेस में उसको प्रॉपरली डिफाइन किया है। अब सिस्टम को डिस्क्राइब हम इंग्लिश में नहीं करते कि भाई ये सिस्टम ऐसे ऐसे करेगा, वो एक इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन है। हम उसको मैथमेटिकल
टर्मिनोलॉजीज वगैरह यूज़ करके डिफाइन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिकेशन लैंग्वेजेस, जो हम आगे देख रहे होंगे। ठीक है, तो जितना जितना हम इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो हम उतना फॉर्मल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम लोग लेस फॉर्मल की तरफ मूव करेंगे। अब फॉर्मल मेथड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि एक डेटा फ्लो डायग्राम बताया गया है कि किस तरह से हम लोग एक डेटा फ्लो करवा रहे हैं डेटाबेस से सिस्टम के अंदर। अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, देखो डेटाबेस से फ्लो हुई, इनपुट आई हमारे पास सिस्टम के अंदर और सिस्टम से आउटपुट आ गया कस्टमर के पास। ये एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है और ये इनफॉर्मल है। ठीक है, इनफॉर्मल का मकसद ये आप इसको सेमी फॉर्मल बोल सकते हो, मतलब उतना फॉर्मल नहीं है क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। सही है। इसी तरह यहाँ पे पेट्रीनेट्स का भी एग्जाम्पल दिया गया है जिसको हम बहुत अच्छे से कवर करे होंगे आगे के टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास यूज़ ऑफ फॉर्मल मेथड्स बताया गया है कि हम फॉर्मल मेथड्स को क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर फॉर्मल मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर सिस्टम के अंदर हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन जो लाइफ क्रिटिकल एप्लीकेशंस है उसके अंदर स्पेशली हमें फॉर्मल मेथड्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पीछे भी देख के आए थे जो प्रीवियस हिस्ट्री में डिफेक्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्मल मेथड्स। तो इसी वजह से लाइफ सेविंग, स्पेशली लाइफ सेविंग सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे पास फॉर्मल मेथड्स। ठीक है, अब फॉर्मल मेथड्स का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि हमें सिर्फ करेक्टनेस दिखानी है अपने सिस्टम की, या फिर हम लोग मतलब टेस्टिंग का जो फेज़ है उसको रिप्लेस करके जस्ट फॉर्मल मेथड्स के अंदर जो हम टेस्टिंग कर रहे होंगे थोड़ी बहुत मॉडल्स की वो करें। नहीं, हमें टेस्टिंग अलग से करनी है, लेकिन उसके अंदर यूज़ करना है हमें फॉर्मल मेथड्स के फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि फॉर्मल मेथड्स की कुछ मिथ्स भी हैं हमारे पास यहाँ पे, जो हमने वो करके रखी है, लिस्ट डाउन करके रखी है कि हमारे पास हमें बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड के अंदर कुछ मिथ्स इस तरह से होती हैं कि फॉर्मल मेथड्स हमें परफेक्शन देता है। नहीं, परफेक्शन हमें कभी भी नहीं मिलती सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं एरर हमारे पास आता ही है। ठीक है, माइनर से एरर्स ज़रूर आते हैं, क्योंकि ज़ीरो एरर या ज़ीरो डिफेक्ट हम लोग ये कभी भी अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, साथ साथ क्या है कि ये हमें करेक्टनेस प्रोवाइड करता है, सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमें करेक्टनेस देगा, ये हमें बाकी की भी चीज़ें देता है, रिलायबिलिटी भी देगा। देखो, अब एक सिस्टम है ना, उसके अंदर ऐसा नहीं कि हम 100% सिर्फ करेक्टनेस ही डाल दें। हम लोग 70% हमने करेक्टनेस का रखा, 15% रिलायबिलिटी का रख दिया हमने, और 15% हमने सपोज यूजिबिलिटी का रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेजेस होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मल मेथड्स आप यूज़ करोगे तो आपके पास 100% करेक्टनेस अचीव होगी। नहीं, कोई परसेंटेज जो आपने सेट की होगी उतनी परसेंटेज तक आप करेक्टनेस को अचीव कर सकते हो। देन जैसे कि मैंने बताया कि क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसको वहीं फिक्स कर दो, हम बाकी सिस्टम्स के अंदर भी फॉर्मल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी एक मिथ ये भी होती है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है, कंप्यूटेशंस है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर बेसिक मैथ होती है और बाकी सारे मॉडल्स हैं जो हमें बनाने होते हैं, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, साथ साथ ये भी सोचा जाता है कि फॉर्मल मेथड्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सिस्टम कोई भी है उसको सिस्टमेटिक वे से नहीं बना रहे ना, तो फिर आपको आगे जाके उसकी रिवर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही उसको अच्छे तरीके से डेवलप करो ताकि आपकी रिवर्किंग की कॉस्ट बच सके। सही है। देन ये समझा जाता है कि भाई फॉर्मल मेथड जो है वो क्लाइंट्स को समझ में नहीं आता। नहीं, समझ में आता है क्लाइंट्स को भी। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स की बात की कि अगर आपका क्लाइंट कोई कस्टमर है, सही है, तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के थ्रू बता सकते हो कि भाई ये देखो, हम आपके सिस्टम के अंदर इस तरह से फंक्शनलिटीज़ को परफॉर्म करा रहे होंगे। ठीक है, तो और एक लास्ट में ये भी है कि इसको आजकल के ज़माने में कोई नहीं यूज़ करता होगा ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस में यूज़ हो रही होती है फॉर्मल मेथड्स, और बहुत ज़्यादा स्पेशली फॉरेन के अंदर बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है और ये यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन, और आगे हम लोग इसी तरह से इसको देखेंगे मज़ीद।
डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या और चीज़ें हैं, ठीक है? एक-एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और आपके पास अगर कोई भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो और साथ-साथ जो मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया था जिसके अंदर हमें बग देखना था, वो भी आप फाइंड करके हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।